નગરીમાં હવે એવા બધા કિસ્સા બની રહ્યા છે કે હવે એમ લાગે છે કે આને સંસ્કારી નગરી વડોદરા ના કહેવું જોઈએ, કારણ કે આ દિવસે ઘણા એવા કિસ્સાઓ સાંભળવામાં આવે છે જેનાથી શર્મ મહેસૂસ થાય છે. સાયબર ફ્રોડ્સ ઘણા બધા વધી રહ્યા છે, છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે અને આજે એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે તે ખરેખર વડોદરાને લજાવે ને તેવો છે. તામિલનાડુનો એક રહેવાસી 33 વર્ષનો એક યુવક છે જેને વડોદરાના સ્ટુડન્ટ જેની ઉંમર માત્ર 17 થી 19 વર્ષની છે તેવા 3 સ્ટુડન્ટ્સ છે જેઓ ખૂબ નામાંકિત સ્કૂલમાં ભણે છે તેવા ઉત્સવ યોગેશભાઈ માળી, ધ્રુવ પટેલ, રુદ્ર પટેલ અને ત્રીજી એક મહિલા છે એટલે કે છોકરી છે વિધિ કુમાવત. આ એક કાવતરા કરીને આ વ્યક્તિ પાસેથી ટોટલ 20 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા છે. શું છે સમગ્ર મામલો તે જાણવા જેવું છે. તેની માટે આજે અમે વડોદરા શહેરના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલના પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પહોંચ્યા. વકીલ ભાવિન વ્યાસ અને સાથે ફરિયાદી જે છે ચુનીલભાઈ અને ભાવિને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું અને પ્રેસ કોન્ફરન્સના આયોજન બાદ તેઓએ સમગ્ર મામલો છે તેના ઉપર ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. શું છે समग्र मामलो तेना ऊपर नजर करिए. हमारे साथ अभी चुनिल उपस्थित है जो चेन्नई से गुजरात आए हैं, जो अभी न्याय की मांग कर रहे हैं. सबसे पहले उनसे जानते हैं कि कैसे उनकी मुलाकात उत्सव से हुई और कैसे उन दोनों के बीच में जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू हुए. तो चुनिल, सबसे पहले ये जानना है कि आप उत्सव से मिले कैसे और कैसे आपकी पहचान आगे बढ़ी. उत्सव से मैंने मुलाकात की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और वहाँ पे हमारी दोस्ती हुई और कई दोस्तों मैंने बनाए और उसके साथ हमने 4-6 घंटे हर दिन उसमें गेम खेलते थे ऑनलाइन यूट्यूब के. जब आपने गेमिंग प्लेटफॉर्म पे किसी से दोस्ती की और फिर बात करने का सिलसिला, नंबर एक्सचेंज, ये सब चीज़ें कब से शुरू हुई? जी मैम, जब उसके साथ हम गेम खेल रहे थे और उसने हमारा वक्त का मतलब नोट किया था कि हम कब आते हैं, कब खेलते हैं, और उसी अनुसार वो ऑनलाइन आता था और हमारे साथ मिलजुलता था और हमारे दोस्तों के साथ कांटेक्ट बनाता था. और थोड़े 3 महीने के बाद उसने हमें जाल में फंसा के 3 महीना में उसने हमारे साथ उसने विश्वास दिलाया है कि हाँ वो डॉक्टर है और वहाँ एम्स में काम करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 14 ऑपरेशंस करता है. और वहाँ पे जाके जब उसने हमारे साथ करीब आने की कोशिश की, वहाँ पे उसने अपने आप ही मेरे बिज़नेस के लोकेशन और फ़ोन नंबर उसने ढूंढ के निकाला और तब जाके हमें मालूम पड़ा, शक हुआ कि आप कौन हो, कि आप क्या स्कैमर हो. उसने बताया कि नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिससे मैं तुम्हें पता लगा सकता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ के रहते हो या क्या करते हो. जी, आप वो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आप उत्सव से मिले थे, उस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ और कितने फ्रेंड्स थे जो साथ में गेम खेल रहे थे? जी, जब हम गेमिंग खेल रहे थे, मैं वहाँ बहुत ही फेमस होने लगा था और जब उत्सव को मुझे ही टारगेट किया गया था और मेरे दोस्तों को भी अनेक टारगेट किया था, पर वहाँ पे उसको ये पता लगा कि मेरे दोस्तों भी डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन्स आयुर्वेदा डिग्रीज उनके पास है, तो उन पे वो उसका तरकीब आजमा नहीं सकता. और मैं वहाँ पे तरक्की करता हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ. और उसने मुझे चारा बना के उसने मुझे कॉन्टैक्ट्स हर दिन 4-5 कॉन्टैक्ट्स करता था, मैसेज करते थे और वो मुझे गेम पे बुलाता था और बुला के अकेले मेरे साथ खेलता था और वो अपने आप बोलता था कि वो डॉक्टर है और मैं कुछ राज रखता हूँ, मैं तुझे बताने की मेरे मन में है. और वहाँ से उसने मुझे कई तरह के राज उसने बताए और वो बहुत बड़ा पैसा वाला है, उसके पास 5 गाड़ियों के फ़ोटो बताता था वगैरह. और उसने वो भी बोला कि मैं भाईली रोड, काउंटी मेरिन रोड पे मैं 50 करोड़ में मकान बना रहा हूँ और तुम्हारी मदद चाहिए मुझे. जी,
तो जब ये सब बातें उसने आपके साथ शेयर की, आपको पूरा ट्रस्ट में ले लिया, कभी आपको एक बार भी उसकी बातों के ऊपर शक आया? क्योंकि जैसे हम अभी देखा जाए तो उसकी उम्र अभी कुछ 19-20 साल की उसकी उम्र है। जब आपसे बात करना शुरू किया तब वो कितनी उम्र का होगा? और कभी भी एक बार भी आपको उसकी बात पे शक हुआ कि ऐसा बंदा जो अपने आप को करोड़पति बता रहा है, वो इतना फ्री कैसे हो सकता है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पे वो 5 घंटे स्पेंड करे? जी मैम, पहले मुझे शक पहले नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपने आप को 28 साल बोला था। क्योंकि मैं कभी किसी के मतलब माइनर से कभी गेम नहीं खेलता हूँ, जबकि रिस्ट्रिक्टेड है उस गेम में। और मैं उस गेम में पॉलिसी है कि 18 साल की उम्र ही खेल सकते हैं उस गेम को। और इस विश्वास में मैं था कि हाँ, हो सकता है वो 28 साल का है। फिर भी मैं उसको उसके डेट ऑफ बर्थ पूछा था, उसने बोला कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1994। जी। फाइनेंशियल जो आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ वो कैसे शुरू हुआ? ये फाइनेंशियली ये ऐसा हुआ कि उसने ये बताया कि उसके पास बहुत सारे संपत्ति है, और उसने अनेक कारण बोले थे। क्योंकि मैंने उसको मैंने माना नहीं था, तो उसने बात ऐसी बताई कि मेरे पास इतने करोड़ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, 3000 करोड़ कुल। और वो मैंने अपने आप कमाया था एम्स हॉस्पिटल में सर्जरी करके। और उसने 7 साल की प्रोफेशन में डिवोट किया था, और इतने अनेक ऑपरेशन उसने किए थे, और वे टॉप 4 में है ऐसे बोल के। देवी शेट्टी के नीचे जो एम्स में नंबर 1 है, उसके बारे में भी बोलता था, और उसके नीचे वो रहता है, और उसके नीचे वो उनके काम करता है। और ऐसे विश्वास दिया कि उसने फाइनेंशियली मुझे ये जासे में डाला कि मैं वहाँ पे उसको मदद करूँ। क्यों? उसने बोला कि अगर मैं उसका मदद करूँ, वो मुझे सूद समय पे पैसे ब्याज के साथ देगा, और मुझे उसका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। जी। पैसे देने से पहले या फिर उसने जो आपको कहा कि वो एम्स में डॉक्टर है, क्या कभी आप उससे पर्सनली पैसे देने से पहले या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से पहले आपने उससे मिला है पर्सनली, या फिर आपने कभी कोई इंक्वायरी की उसको पैसे देने से पहले? जी मैडम, मैंने उसको इंक्वायरी की थी, पर उसने ऐसे कुछ कारण बताए थे, और उसने वीडियोस भी बताए थे कि वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसके साथी है कोट पहने हुए और डॉक्टर कोट्स पहने हुए फ़ोटोज़ दिए थे, जो मैंने दस्तावेज़ पुलिस को दी है। और वहाँ पे पुलिस भी बहुत ही शॉक्ड थी कि हाँ, उसने वो भी किया था कि पैसे देने के पहले 2021 में उसने एक आयोजन किया था, फेयरवेल फंक्शन उसके दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम में मुझे पोस्ट किया था। और ये सब जो कॉन्टेक्स्ट, पहले कॉन्टेक्स्ट उसको गेम से हुआ था, उसके बाद इंस्टाग्राम में हुआ था। पर उसके पहले उसके पास मेरे लोकेशन, मेरे बायोडेटा, बैकग्राउंड सब कुछ था। और वहाँ पे मैंने सोचा कि हाँ, हो सकता है ये बहुत पैसा वाला है, इसके पास ज़्यादा जानकारी है जो जिसके पास हो नहीं सकती। तो इंस्टाग्राम में उसने वीडियो कॉल किया, और 2021 जब हम सामने मिलने के पहले, पर्सन टू पर्सन मिलने के पहले, उसने कुछ आयोजन की थी, और बहुत बड़ा स्टेज था वहाँ पे, बहुत सारे लड़कियाँ उसके ऊपर चिल्ला रही थी। और उस आयोजन के लिए भी उसने पहले उसने मुझे मदद मांगा था, कि उसने बोला कि मैं लंदन से आया हूँ, मेरा जन्म लंदन से है, और मेरी मम्मी दूसरी मम्मी है, मेरे पिताजी दिल्ली अमेज़ॉन वेयरहाउस के मैनेजर है, डायरेक्टर मैनेजर है। तो उसने बहुत सारी जानकारी अपनी फैमिली के बारे में दिया था, वो जानकारी रखे मैंने उसके अनुसार उसकी कांटेक्ट में था, तो ताकि मैं उसका इज्जत करूं कि उतना बड़ा आदमी है। और वो जो ट्रांजैक्शन मैंने पहले किया था, वो कुछ सामान थे, जो महंगे कपड़े, शूज़, क्योंकि वो आयोजन कर रहा था, तो उसने मुझे सामने से मांगा कि ये तारीख को मैं आयोजन कर रहा हूँ, और इसका प्रूफ वो दे रहा था कि स्टेज, ये डेट वगैरह। तो मैंने उसको दिलवाए थे थ्रू अमेज़ॉन, उसके घर पे गए थे, मेरे खुद के अकाउंट से उसने एड्रेस अपनी दी थी। तो हाँ, उस एड्रेस को मैंने क्रॉस वेरीफाई करने पे वो भी मालूम पड़ा कि वो बहुत बड़ा बंगला के आसपास है। तो ये पता नहीं चला कि बाद में कि पोस्टमैन को वो घूस दे के उसके एड्रेस पे बुला के वो पैकेज लेता था।
पर 2021 की बात थी, तब मुझे शक नहीं हुआ था। उसने आयोजन किए थे कि वहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ, बहुत सारे फेमस लोगों के साथ उसने चुम्मा देते हुए किसी के साथ फ़ोटो लिया था, नाचा गाना और बहुत कुछ मैंने उस वीडियो में देखते बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई कि हाँ, मेरे पास इतना अच्छा दोस्त है। मैंने अपने आप बहुत ही प्राउड फील करने लगा। मेरे माँ बाप को बताया, मैंने मेरे परिवार वालों को बताया कि ऐसा सर्जन है हमारे पास, मेरे दोस्त बन चुका है ये, और वो भी गुजराती है, जो मैं बहुत ही चाहता था बचपन से कभी गुजराती दोस्त रखने के लिए। शुक्रिया मैडम जी। साथ में आपको कब पता चला कि ये जो उत्सव है वो और उसके जो दोस्त है जिनके अगेंस्ट अभी आपने एक्शन लिए हैं, वो लोग फ्रॉड है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने आपका जो भी पैसा है और जो भी गिफ्ट्स, मोबाइल्स जो भी आपने उसको दिए हैं, वो सब उसने आपसे ऐंठे है झूठ बोल के? ये आपको कब पता चला? मैम, ये 2021 जब से हमने मिला था, कुल ट्रांजैक्शंस 2021 के पहले 6 लाख हो चुके थे और मुझे शक आने लगा कि ये ट्रांजैक्शंस ऐसे छोटे छोटे अमाउंट पे क्यों जा रहे थे। कभी वो बोलता कि मैं आयोजन कर रहा हूँ, कभी मम्मी की बर्थडे बोल रहा है, कभी आईफोन मंगवा रहा है मुझसे, और उसने बहुत ही कभी कभी रोते भी बोला है उसने कि मैंने किसी से कर्ज लिया है 10 साल के पहले और मुझे चुकाना ही पड़ेगा वरना मेरे बेइज्जती होगी। तुम इतने अच्छे दोस्त हो मेरे, और मुझे मेरा मरे हुए भाई का याद आ रहा है जो तेरा जैसा था, और ऐसे अनेक चीज़ें उसने बोलने की। 6 लाख रकम होने के बाद भी मुझे बहुत शक हुआ और तभी उसने मुझे वडोदरा पे बुलाया था, मुझे पर्सनली इनवाइट किया उसके बर्थडे पे, जो 26/12/2021 उसके बर्थडे की आयोजन थी। और उसने बोला कि मैं 24 साल का हूँ, 24 साल का हूँ और 24 साल का हो रहा हूँ, इसलिए तुम आना ही होगा क्योंकि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हो चुका हूँ, अव्वल नंबर पे, और सबसे यंगेस्ट डॉक्टर हूँ मैं, तो तुझे पर्सनली आना पड़ेगा। मैं हमारे घर लेके जाऊँगा तुझे, मेरे माँ बाप सबको मैं मिलवाऊँगा। ऐसे बोल के उसने 1 महीने पहले, दिसंबर के पहले, नवंबर 11 तारीख को मैंने टिकट लिया था ताकि मुझे सस्ते में मिले और उसको मिल सकूं। तो ये आयोजन उसको 1 महीने से मालूम था और वो उसकी तैयारी कर रहा था मैडम। और 6 लाख हो चुके थे और मैंने बोला कि हाँ 6 लाख हो चुके थे, कि उसने ये भी बात बोली कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तुम बर्थडे पार्टी पे आना ही पड़ेगा, तुझे मैं सरप्राइज़ दे रहा हूँ। और बराबर 26 दिसंबर 2021 को जब मैं आने वाला था 1 दिन के पहले, उसने कुछ ऐसी दुख भरी कहानी सुनाई देके मुझे जासे में फिर से फंसाया कि तुम्हें मुझे हेल्प करना ही पड़ेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ स्कैम चल रहा है मेरे साथ, तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैंने बोला कि वडोदरा पे आता हूँ, तुम्हें मिलता हूँ। और पहली बार मैं गुजरात वडोदरा में जब आया था, उसने बोला कि मैं सामने से मर्सिडीज बेंज में आ रहा हूँ, पर उसने इनकार कर दिया। उसने बोला कि मैं सर्जरी में जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे होटल बुक की और होटल बुक करने के बाद भी मुझे बुकिंग नहीं मिली, मैं ठोकर खा रहा था। उसको बोला था कि मुझे तुम्हारा एड्रेस दे दो, और उसने बोला कि हमारे एड्रेस में कोई नहीं है, तो तुम्हें वहाँ पे कहीं पे होटल पे ही रहना है। तो मैंने और कुछ महंगी होटल में रह के उसके इंतज़ार में 6 घंटे गुजारे थे, और 6 घंटे गुजारने के बाद उसको फ़ोन किया कि अब जाके 6 बजे हुए हैं, तुम मुझे मिल रहे हो या नहीं। तो उसने बोला कि जी हाँ, मैं मिलने आ रहा हूँ, पर मैं गाड़ी में ट्रैफिक ज़्यादा है, तो तुम अलखा रेस्टोरेंट में आ जाओ, तुम वहाँ पे आके मैं मिलता हूँ। तो ठीक है, मैंने टैक्सी करके अलका रेस्टोरेंट में जाके वेट किया, तभी जाके उत्सव आया BMW कार में, बहुत ही महंगी कार में आके उतरा था, और उसने मेरा स्वागत किया था। उसने मुझे फ्लावर्स दिए थे और बोले कि उसने मुझे हक करके ये बताया है कि मुझे माफ़ करना, मुझे देर हुआ, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ ऑपरेशन करके, तो मैं कोट सूट पहन के नहीं आया हूँ और मुझे फिर से 9 बजे की ऑपरेशन में दिल्ली जाना है। तो मैंने बोला कि ये नाइंसाफ़ी है, और जाके हमने
ये जो हमने वेट करके डाइनिंग लेके हमने खाना खाए, बहुत कुछ बात किए, उसने बहुत कुछ दुख भरी बोली थे और उसने चेक बताए ड्राफ्ट, और उसने मुझे बोला कि ये चेक पास नहीं हो सकता, बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,000 करोड़ कुछ पड़े हुए हैं और ये 100 करोड़ का चेक पास करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तुम अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को संपर्क करोगे तो मेरा सुझाव हो सकता है। और मैंने बोला कि मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, और उसने बोला कि अगर तुम मदद करोगे तो मैं उसमें से कुछ हिस्सा दूंगा और तुम्हारी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वहाँ पे मैंने आखिरी बार उसको भरोसा करके वहाँ पे उसको कुछ गहने वगैरह पैसे हाथ में दे के आ गया था, और उसने बोला कि तुम अपने होटल में रुको, 10 बजे मैं अपने परिवार से मिलाता हूँ। और होटल के रुकने के पहले उसने अपनी मम्मी को पहचान की थी, पर वो आखिर में ये भी मालूम पड़ा कि उसकी मम्मी नकली थी। और मैंने होटल में वेट किया और तभी जाके मेरा फ़्लाइट का टाइम हुआ और मुझे चेन्नई जाना पड़ा। और मुझे आभास हुआ कि मैं ठग चुका हूँ उससे, और 2 दिन के बाद उससे मुझे झगड़ा हुई थी कि मैं अब तुमसे कोई पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें मेरा पैसा वापस देना ही पड़ेगा। और आगे जाके उसने ऐसा जाल में फंसाया कि उसने अपने साथी को भी उसमें शामिल किया और फिर से मुझे विश्वास करने पे मजबूर किया कि वो डॉक्टर है। जी मैम। जी, तो अभी तक आपने कितने पैसे उसको दिए हैं? मैडम, जो बैंक ट्रांजैक्शंस, जो अनेक छोटे रकम क्यूआर कोड और जिस अकाउंट्स में मैंने डिपॉजिट किए वो सिर्फ 18,60,000 है, और उसके बाहर कुछ ऐसे भी चीज़ है मुझे मेरे कारोबार में नुकसान डाल के उस पैसे को जमा राशि करने के लिए मुझे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वो कुल 21 लाख पूरे हो चुके थे। जी, उत्सव ने आपको ब्लैकमेल किया, तो किस तरीके से ब्लैकमेल किया और वो किस तरीके से आपके सारे डिवाइस हैक कर रहा था, और क्या उसकी डिमांड्स थी उसके बाद? ये बात 2021 की है, जब उसने मेरे सारे संपर्क, मतलब उसने मेरा बायोडेटा बिना मांगे उसने निकाल ली थी। उसकी डर मुझे पहले से ही थी, पर उसने उसके बाद जब उसके अपने आप के राज और खुलासे किए और वहाँ पे जाके मेरे भी कुछ सवाल जवाब उसने लिए थे, मेरे परिवार की अंदर की राज मैंने उसके बताए थे कि मैं भी कुछ तकलीफ़ में हूँ, मैं भी कुछ हालत से गुज़र रहा हूँ, क्या तुम जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे वापस दिला सकते हो क्या? तो उसने बोला कि 3 मार्च 2031 को मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और मेरे बहुत बड़ी रकम सॉल्व होने वाली है, तो तुम्हें और 2 साल वेट करनी पड़ेगी। और मैंने बोला कि नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि हमारे पास कुल 300 एकड़ है गुजरात में, मैंगो फार्म है, तो क्या तुम उसको बेच के तुम पैसा करके तुम्हारे पैसे ले सकते हो? मैंने बोला कि मैंने कभी गुजरात में ये सब मैं धंधा नहीं करता हूँ, तो तुम ही ये कर लो। तो उसने वापस 6 महीने समय लेके जुटा के और बड़ी बड़ी कहानी बोल के मुझे गुमराह करके वही पैसे देने पे वो इनकार करते 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 2022 हो चुकी थी। और ये 22 तक बहुत बड़ी रकम होने के वजह से मैं वहाँ पे डट के खड़ा रहा और सामना किया उत्सव को कि उत्सव, तुम्हें मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैंने बैंक में इतनी बड़ी कर्ज ले चुकी थी, उसको पासबुक वगैरह मेरे गिरवी रखा हुआ माल उसको बता के मैंने उसको मेरे मजबूरी और हालत को समझने पे ये मजबूर किया कि तुम्हें मुझे अब मदद करनी ही पड़ेगी, वरना मेरी ज़िंदगी बिखर जाएगी। और उसने वादा किया था कि 2031 के पहले वो सारे प्रॉब्लम सॉल्ट आउट कर देगा, पर उसने नहीं किया। और नहीं करने के वजह से जब मैं उसके सामने खिलाफ जाने की कोशिश की, उसने मुझे धमकाया कि क्या मैं तेरे पापा को बोलूं क्या मैं तेरे मम्मी को बोलूं क्या? मेरे पास तेरे बीवी की इंस्टाग्राम है, मैं मॉर्फ करूं क्या? तुम क्या क्या कैसे कैसे बात करते हो मेरे साथ, क्या उसका टेप बनाऊं क्या? तो मुझे घबराहट हुई कि तुम अचानक क्या ये बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? उसने बोला कि नहीं, तुम ताकि समझो मैं कौन हूँ
और जब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मैं तुम्हें पैसा देने वाला हूं तो तुम सब्र करो, वरना तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने उससे बातचीत छोड़ दी थी 1 महीने, और इस डर से था कि उसने मैसेजेस भेजने लगे, उसने मुझे ऐसा कि फ़ोटोज़, मेरे बीवी के फ़ोटोज़ भेजने लगा, और मेरे फ़ोन को हैक कर दिया उसने, क्योंकि उसको मेरा जीमेल मालूम था और उसको मेरा पासवर्ड भी पता लग चुका था, क्योंकि उसके पास मेरा फ़ोन नंबर था जो मर्ज था मेरे ईमेल के साथ। तो मैं बहुत ही डरा हुआ फील कर रहा था, और मेरे पास आखिर में कोई चारा ही नहीं था। फरवरी 2021 में मैं जब उसको मिला था, उसने वीडियो कॉल किया था। उसने बोला कि मैं बहुत बड़ा आयोजन कर रहा हूँ, हमारे पुराने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ फेयरवेल डे है, तो यहाँ पे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कि अगर तुम मुझे मदद करोगे तो ये फेयरवेल डे के बाद तुम्हारे 1 महीने में तुम्हारे पूरा सेटलमेंट होने वाला है। तो मैंने बोला कि नहीं करूँगा तुम्हारी मदद, तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर मेरे साथ कभी पैसा मत मांगना। तो उसने बहुत बड़ी रकम मांगी थी, कुल 2 लाख, और बीच में उसने माँ की इलाज के लिए भी कुल 2 लाख मैंने जमा किए थे, वही है, मतलब 21 लाख बड़ी रकम है। 18,60,000 ऐसे ऐसे है कि आईफोन्स और उसकी माँ की इलाज और बैंक ट्रांसैक्शन, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके अकाउंट फ्रोज करने के बहुत चीज़ें ऐसे थी, बड़ी बड़ी अमाउंट। जब फरवरी में उसको मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता हूँ, कोई नाता नहीं रखना चाहता हूँ, ले ले तुम्हारे पैसे जो चाहिए तुम्हें, मेरे पास 1 लाख नहीं है, 50,000 है, और उसको मैंने जीपे किया था। और मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे अकाउंट अब खुल गए, 50,000 आ गए ना तुम्हारे अकाउंट में, तो मेरे पैसे वापस दे दो। तो उसने वहाँ पे बोला कि तुम्हारा एक सरप्राइज है मार्च 3 तारीख को, तो तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और वो वीडियो कॉल पे आया, उसका बड़ा घर बताया, उसने बोला कि हमारे मकान रेनोवेट हो चुका है, और फिलहाल मैं पार्क व्यू में रह रहा हूँ, रोज गार्डन फ्लैट में रह रहा हूँ, और घर बताने लगा। और वहीं पे मेरे दोस्तों सामने बैठे थे, जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे दोस्त, जहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, वो हेल्प कर रहे थे, वो वीडियो में सामने आया था। और मेरे परिवार वाले वो वीडियो देख रहे थे कि उत्सव अपनी अंगूठी बता रहा है, वो बोल रहा है कि प्लैटिनम है 20,000 की, और उसने फ्लैट, उसके दरवाजे, उसके कपड़े और उसके कोट सूट पहनी हुई फ़ोटोज़ शेयर किए थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाले हैं, और मेरे परिवार को वापस उम्मीद आई थी। और जब 3 तारीख मार्च हुआ, वहाँ पे उसने ऐसा बोला कि मैं डॉक्टर छोड़ रहा हूँ, और मैं बाहर के लंदन जा रहा हूँ वापस पीजी करने के लिए, ताकि वहाँ पे मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, और मेरी सैलरी 5 करोड़ हो सकती है 1 महीने। और मैंने पूछा, मैंने क्या कि डिटेल्स दो मुझे, तो उसने बोला कि मार्च 6 तारीख को मुझे नीट पीजी एग्ज़ाम देना है। तो वहीं पे तुरंत मैंने जाके क्रॉस वेरिफिकेशन किया, क्योंकि अब इसके बाद मुझे कोई भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, कई कर्ज हो चुके हैं, मेरे परिवार बर्बाद होने की मुकात पे है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ये सामने आया है कि नीट पीजी जैसा कुछ भी नहीं है भारत में मार्च 6 तारीख को। और उसको मैंने खुलासा किया कि तुम क्या नीट पीजी बोल रहे हो, तुम तो ठग हो। मैंने बहुत धमकियां दी उसको, तुम्हारा बांडा फूट गया, अभी मैं जाके सारे जीपे, तेरे मामा, तुमने पापा को डिपॉजिट करने किया 10,000, और सारे लोगों को मैं जाके फ़ोन करके खबर करता हूँ। तो उसने बोला कि मैं सच में नीट पीजी हूँ, क्या बोल रहे हो। मैंने बोला कि ये इमरान साहब कौन है, वो बोल रहे हैं कि वैन ड्राइवर। अरे तूने तो बोला कि तेरा BMW ड्राइवर है, और उसने कबूल किया रिकॉर्डिंग पे कि हाँ, ये मेरा BMW ड्राइवर है, इसका महीने का 30,000 पगार है, तुम दे दो। तो वो भी मैं देता था 6 महीने, तो 18,60,000 हो चुके थे, और उसके साथ बहस भी हो चुकी थी, और मुझे उम्मीद जा चुकी, वो गंभीर तरीके से मुझे ठगाया है, और इसको कार्रवाई करना है। और उसके बाद ही 4 दिन के बाद उसने मेरा फ़ोन हैक कर दिया, फैक्ट्री रीसेट ऑटोमेटिक हो चुकी थी, मेरे सारे संपर्क टूट चुके थे, सब कुछ टूट चुके थे, और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका था। जी मैम। जी।
आप अभी चेन्नई में भी आपने उन लोगों के अगेंस्ट में जो है वो केस दाखिल किया और अभी आप गुजरात आए हैं। जब आप गुजरात आए आपको 3 या 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में जितने भी कल्पिट्स हैं, आई गेस 3 कल्पिट्स हैं, उन लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर भी अभी हो चुकी है। क्या चाहते हैं अब आप कि अभी उन लोगों के अगेंस्ट में क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी मैम, ये मार्च 3 तारीख जब ये खुलासा हुआ कि हाँ मैं ठग चुका हूँ, मार्च 3 तारीख 2021 को जब खुलासा हुआ कि मैं ठग चुका हूँ, मैंने अपने ही बल पे मैंने सब कुछ पता लगाने की कोशिश की कि ये क्या सच है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होने लगा। मेरी बीपी लो हो चुकी थी, मेरा अस्पताल का इलाज चल रहा था मेरा, और मैं फिर भी डटा रहा और मैंने जांच पड़ताल करने के बाद ये मालूम पड़ा कि हाँ मैं ठग चुका हूँ। और संपर्क करने के बाद ये भी मैंने पता लगा दिया कि वो डॉक्टर है ही नहीं, फिनिक्स हॉस्पिटल तो है ही नहीं, फिनिक्स इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ता है, तो वो पढ़ाई के वक्त कैसे मेरे साथ खेलता था 9 घंटे और बातचीत करता था, ये सब बहुत कुछ हुआ। मेरे दिमाग में सपना आ गया और मैंने तुरंत जाके पुलिस की हेल्प ली थी। और जब पुलिस की हेल्प लेने पे जब पुलिस वाले विश्वास नहीं किए थे, वहाँ पे मुझे अशेम किया गया था और सोसाइटी में मेरा बहुत ही बदनाम किया गया था पुलिस वाले ने, और वहाँ के समाज ने मुझे बहुत बदनाम किया कि तुम बेरहमी से ठग चुके हो, तुम कहाँ किस खानदान से हो। तो वहाँ पे मेरे परिवार वाले मेरे साथ छोड़ दिए थे। फिर भी मैंने डटा रहे कि सारे बड़े अधिकारी, सारे जनता के सामने ये बात चेन्नई में रख के पूछा था कि मेरे मदद कीजिए, ऐसा केस है। ये मेरा बैंक के ट्रांजैक्शन सारे एविडेंस प्रोवाइड करने के बाद भी उन्होंने केस स्टडी के लिए मोहला 2 महीना लिया। वैसे करते करते अधिकारी को ट्रांसफ़र होती थी चेन्नई में, क्योंकि कुछ करप्ट के वजह से ये केस जल्द से जल्द सुलझ नहीं पाया चेन्नई में। और भगवान से प्रार्थना करने की वजह से ये 2024 में मुझे किस्मत से CSR मिल गया था, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी बड़े चेन्नई में मालूम पड़ चुका था कि मेरे पूरे दिन के वक्त में 6 घंटे हर रोज़ मैं पुलिस स्टेशन में तकलीफ़ लेके मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और मैं बहुत बड़ा कारोबार था पर आज नहीं रहा मैं, और मेरे कोई रेपुटेशन नहीं बची थी, और मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुका हूँ। पर ये मेरी कायर थी कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट बिना कोशिश के किए, इसलिए मैंने 2021 में भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे के CSR बनाया था। और बनते ही मैंने 11 तारीख वडोदरा की टिकट फर्स्ट मॉर्निंग को लेके वडोदरा पे अकेला आया, क्योंकि पुलिस की NOC नहीं हो पाई, क्योंकि 2024 में इलेक्शन चल रहे थे चेन्नई में। जी मैडम। तो प्रेक्षको જોયું આપણે કે માત્ર 17 વર્ષનો એક યુવાન જે વડોદરાની એક નામાંકિત સ્કૂલમાં ભણી રહ્યો છે, તે કઈ રીતે બીજા કોઈ સ્ટેટમાં રહેતા એક વ્યક્તિ સાથે ગેમ રમે છે, ગેમ રમ્યા બાદ તેને પોતાના ઝાંસામાં લે છે અને 1-2 નહીં પણ પૂરા 21 લાખની ઠગી કરે છે। આ 21 લાખની ઠગી કરતો આ માત્ર ને માત્ર 19 વર્ષનો યુવક જેનું નામ ઉત્સવ છે, તેની સાથે તેના 2 સાથી મિત્રો છે। આ બધા ભેગા મળીને ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ, સૌથી પહેલાં તો વાત એ છે કે ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ જ્યારે પણ કોઈક વ્યક્તિ આ પ્લેટફોર્મ પર જતા હોય છે ત્યારે ઠગાતા જ હોય છે। તો સૌથી પહેલાં ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ્સ બંધ થવા જોઈએ। તેની સાથે જ હવે વાત કરવી છે વકીલ ભાવિન સાથે, જેઓ તેમના એડવોકેટ છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। બહુ જ સેન્સિટિવ મુદ્દો છે કે આટલી મોટી નામાંકિત સ્કૂલોના સ્ટુડન્ટો, જેમ આપણે કહીએ કે આજ કે બચ્ચે કલ કા ભવિષ્ય, તો ક્રિમિનલ માઇન્ડવાળું આપણું ભવિષ્ય ના જ હોઈ શકે। આજે ઠગી કરે છે તેમાં 19-20 વર્ષના જે યુવકો છે સોશિયલ મીડિયાની ચકાચોંધમાં આવી જાય છે, મોટું બતાવે છે। આ ક્રિમિનલ માઇન્ડવાળા જે યુવકો યુવતીઓ છે તેઓ ક્યાં જઈને રોકાશે તે મોટો પ્રશ્ન છે, અને આમાં સ્કૂલે શું કરવું જોઈએ તે તમે જણાવો। વડોદરા સંસ્કારી નગરી છે, સંસ્કૃતિ છે, વડોદરાની અભ્યાસ કરવાની સાંસ્કૃતિક રીતે આગળ હોય, પરંતુ ગુનાખોરીમાં અને તે બી હવે સાયબર માફિયાઓ વડોદરામાં નીકળ્યા છે। કાલે 82 લાખનું ફ્રોડ પકડાયું, તેમાં પણ વડોદરાના 3 આરોપી પકડાઈ ગયા। આજે આ 13 જાન્યુઆરીએ FIR થઈ ચુનિલભાઈ હનુમાન રામ ચૌધરી, તમિલનાડુના વતની, જેને ગુજરાતથી બહુ લગાવ છે, એવા વ્યક્તિ સાથે
ફોનિક્સ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ ગેંગ બનાવી ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કર્યો છે. ઇટ ઇઝ એન ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ બાય ધી સ્ટુડન્ટ્સ. 50, 60, 70 લોકોની ટોળકી હોય અને આ રીતે ગેંગ બને. આ ફોનિક્સ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ જવાબદાર છે. એમને આ ભાઈએ ફોન કર્યો હોય કે તમારી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ આવું કર્યું, તો શા માટે વાત છુપાઈ? વિદ્યાર્થીને ગુનો કરતાં અટકાવવા માટે શિક્ષકે કે પ્રિન્સિપાલે પગલાં લેવા જોઈતા હતા. ભાયલી ખાતે રહેતો નીલાંબર પ્રી સ્કૂલ પાસે આ યોગેશ માળીનો પુત્ર ઉત્સવ યોગેશભાઈ માળી મુખ્ય કાવતરાખોર એમ્સના ડૉક્ટરની ઓળખ આપી, તો તેની સામે ખોટી ઓળખ આપવાનો ગુનો દાખલ થાય, એની કલમ ઉમેરાય. સાથે સાથ સાયબર ક્રાઇમ છે એની કલમ ઉમેરાય. અને આ રુદ્ર પટેલ, ધ્રુવ પટેલ અને આ વિધિ કુમાવત નામની યુવતી 100 કરોડનો બેંક ઓફ બરોડાનો ડુપ્લિકેટ ડીડી બનાવ્યો હતો, તેની 465, 67, 68, 71ની કલમ બને. ઉમેરો કરાય કે ડુપ્લિકેટ બેંક ઓફ બરોડાનો 100 કરોડનો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ બનાવ્યો એટલે ખોટું કાગળ ઊભું કર્યું, ખોટું ડોક્યુમેન્ટ બેંકનો, તે શું ના કરી શકે? આ તમામને પકડવામાં આવે, તેના માતા પિતા અને કાવતરામાં સામેલ અન્ય લોકોની પણ ધરપકડ થાય તેવી અમારી માંગ છે. વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર સાહેબના આશીર્વાદ અને ન્યાયપ્રિય અપ્રોચથી આ માણસની એફઆઈઆર થઈ છે. 2 વર્ષથી એફઆઈઆર નથી થતી, પરંતુ ગેહલોત સાહેબને અને ફોન કરીને કીધું કે આવું છે ને હું તમિલનાડુથી આવ્યો છું. સાહેબે અને જે મદદ કરી છે, ગેહલોત સાહેબ ન્યાયના દેવતા સમાન છે એવી મદદ કરી છે. પરંતુ આગળની કાર્યવાહી હવે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશને કરવાની છે. 13/1/24 પછી આજ દિન સુધી એ લોકોને પકડવાના બાકી છે. તે પકડવામાં આવે, બરાબર તેમના ઉપર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને જે વધારાની કલમો, જે ખોટી ઓળખ ડૉક્ટરની આપી એનો ગુનો દાખલ થાય, એની કલમ ઉમેરાય. સાયબર ક્રાઇમ, કાવતરાની કલમ અને બનાવટી ડીડી બનાવવાની કલમનો ઉમેરો થાય તેવી અમારી માંગ છે. આ ભાઈને ન્યાય મળવો જ જોઈએ, કારણ કે આજે ગુજરાત અને વડોદરાની જે સંસ્કારી નગરીની ઓળખ છે તેને બદનામ કરનારા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ જો હવે આવા કાવતરા, આવા ગુના કરશે તો વડોદરાનું ભવિષ્ય બગડશે, વડોદરાનું નામ ખરાબ થશે, ગુજરાતનું નામ ખરાબ થશે. એટલે આ સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ અને સ્કૂલના લોકો વિરુદ્ધ બી કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. લાખો રૂપિયા ફી ભરીને પોતાના છોકરાઓને ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં આવા ક્રિમિનલ્સ બનવા વિદ્યાર્થીઓને વાલી નથી મોકલતા, તે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સાથે એ પણ વાત તમે મને જણાવો કે જો આ લોકોનો ગુનો કબૂલ થઈ જાય તો એ લોકોને કેટલા વર્ષની સજા થઈ શકે છે? સૌથી પહેલો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન, અત્યારે જાણવા એવું મળી રહ્યું છે કે આ જેટલા પણ યુવાન યુવતીઓ છે અત્યારે એન્ટિસિપેટરી બેલ ઉપર બહાર છે. અને ત્રીજું કે સુનિલભાઈને કંઈક ઓફર આપવામાં આવી હતી 8-8.5 લાખની, તો જે વ્યક્તિએ ઓફર આપી છે તે પણ પોતે પોલિટિક્સમાં ઇન્વોલ્વ છે. તો શું લાગે છે તમને કે આંખ આડા કાન આ કેસમાં થઈ જશે અને આરોપી જે રીતે અત્યારે બહાર ફરી રહ્યો છે એ રીતે ફરશે કે ન્યાયતંત્ર અત્યારે પણ ઉજાગર છે ને તેઓને ન્યાય મળશે? ન્યાયતંત્ર તો ઉજાગર છે જ. આ લોકો આગોતરા જામીન પર નથી ફરાર. અત્યારે આ લોકોની ધરપકડ નથી થઈ, તપાસ ચાલુ છે. એટલા માટે એમને સમજ આપી છે કે જ્યારે પોલીસ બોલાવે ત્યારે તેમને હાજર રહેવું. પરંતુ આ લોકોની ધરપકડ કરવી, જેલમાં મોકલવા એ મુખ્ય છે અને યોગ્ય દિશામાં તપાસ થાય, બીજા કાવતરાખોરોની ધરપકડ થાય અને નવી કલમોનો ઉમેરો થાય. ખોટી ઓળખ એમ્સના ડૉક્ટરની આપવી એ બહુ ગંભીર અપરાધ છે. એ કલમ એડ થાય કે એમ્સના ડૉક્ટર એટલે ઇમ્પર્સોનેશન. ઇફ યુ આર નોટ પોલીસ એન્ડ યુ આર સેઇંગ આઈ એમ અ પોલીસ ઓફિસર, એવી જ રીતે તમે ડૉક્ટર નથી, યુ આર નોટ ડૉક્ટર એન્ડ યુ આર સેઇંગ આઈ એમ અ ડૉક્ટર, એ ગુનો દાખલ થવો જોઈએ. ઇમ્પર્સનેશન, બનાવટી ઓળખ આપવાનો. આ ઉત્સવ યોગેશ માળી ઉપર વિધિ કુમાવત અને ધ્રુવ પટેલ, રુદ્ર પટેલ પણ બેંકના અધિકારીની ઓળખ આપી છે, તો તેના પર બી ખોટો ગુનો, ખોટી ઓળખ આપવાનો ગુનો દાખલ થાય. બીજી વાત, કાગળિયા ડુપ્લિકેટ બનાવ્યા, દસ્તાવેજો ફોર્જ કર્યા, તો 465, 67, 71 પણ હોય. એટલે પોલીસે હજુ કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, તો જ આવા ગુનેગારોને સબક મળશે. રાજકીય લોકોનું દબાણ હોય પણ પોલીસે શરમ ના ભરવી જોઈએ. તો પ્રેક્ષકો જોયું આપે કઈ રીતે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના સ્ટુડન્ટો મા બાપ મોંઘીદાટ ફી ભરે છે, છોકરાઓને ભણવા મોકલે છે, એવું વિચારે છે કે કાલ ઉઠીને તેમનો પુત્ર કે તેમની પુત્રી કંઈક બની જશે અને તેમનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થશે. પણ આજકાલ જે થઈ રહ્યું છે વડોદરામાં તે ખૂબ શરમનીય છે.
વાત અહીંયા એ જ છે કે કઈ રીતે આ 19થી 20 વર્ષના ગ્રુપ, આ એક આખી ટોળકી છે, કઈ રીતે તેઓ 20 વર્ષની ઉંમરમાં આટલું ક્રિમિનલ માઇન્ડ લાવી રહ્યા છે. નેટફ્લિક્સ પર બેસીને મની હાઇટ્સ જોવું અને તેને પોતાની જિંદગીમાં અપ્લાય કરવું એ બહુ ખોટી વાત છે. એટલે હવે પ્રશ્ન એ છે કે ચુનિલ જે ચેન્નઈથી આવ્યા છે તેઓને ન્યાય ક્યારે મળશે? પોલીસ તંત્ર અત્યારે ઉજાગર તો છે જ, પણ તે છતાંય તેમના કેસમાં હવે આગળ શું થશે તે જોવાનું રહ્યું.